हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 8 डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस इसके सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। हमने कैसे देखा कि कैसे जो है किंग और पार्लियामेंट जो है पहले साथ चल रहे थे, उसके बाद उनके बीच में मतभेद हुए, उसके बाद जो है अलग अलग रास्ते, फिर किंग बनना, फिर किंग का डिस्पोटिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो है हमको स्टार्ट करना है मिडिल क्लास एंड इट्स पॉलिटिकल व्यूज से। तो स्टार्ट करेंगे हम। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट टुक सो लॉन्ग टू एस्टैब्लिश democracy. Equally interesting is question why did similar changes take place in European countries after England and who were the leaders of this struggle and what inspired them. तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है उसको इतना समय क्यों लग गया। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम जानते हैं, इसके प्रीवियस सेक्शन में भी हमने देखा कि इतना समय क्यों लगा इस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश होने में। और इक्वली इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है कि ये जो सिमिलर चेंजेस है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं हो रहे थे। और इनके लीडर्स कौन थे स्ट्रगल के, क्या इनको कौन इंस्पायर कर रहा था इस स्ट्रगल के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। द लीडिंग struggle for democracy was played by middle class whose emergence we discussed in earlier chapters. In England, this class was made up of big and small merchants who earned a living by trading in different countries. तो ये जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी में, इसमें सबसे मुख्य रोल कौन निभा रहा था? मिडिल क्लास पीपल। तो मिडिल क्लास पीपल के बारे में हमने प्रीवियस सेक्शंस में, अर्लियर चैप्टर्स में, क्लास 8 में देखा था कि ये जो मिडिल मैन है ये इस समय इमरजेंस में आ रहे थे। इमरजेंस मतलब ये नए नए मतलब पद बनते जा रहे थे जो मिडिल क्लास के अंदर आते थे। तो ये लोग कौन होते थे इंग्लैंड में? तो इस क्लास के अंदर छोटे और बड़े व्यापारी होते थे जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में ट्रेड करके अपनी लिविंग, अपना लाइवलीहुड कमाते थे। There were also small landowners who tried to earn profit by selling their farm produce. और इसी में ही कुछ छोटे लैंड ओनर्स थे जो अपने फार्म प्रोड्यूस को बेच के अपना लिविंग चलाते थे। तो ये लोग भी इसी मिडिल क्लास में आ गया। तो they were all distressed by the despotic behavior of king and the feudal lords. तो ये जो सारे लोग हैं, ये जो मिडिल क्लास है, ये क्या है? ये जो किंग का जो डिस्पोटिक बिहेवियर है, जो क्रूर बिहेवियर है, क्रूअल बिहेवियर है, उसके कारण क्या हो गया? वो परेशान थे और वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो उनके इंटरेस्ट को, उनके हित के लिए काम करे, जो ट्रेडिंग क्लास है उसको, और जो टैक्सेस है उसको कम करे। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल देयर वे आर्टिशियंस, सर्व्स, लेबरर्स एंड अदर्स हु वेयर फेड अप विद द फ्यूडल सिस्टम। अब इसके साथ साथ जो दूसरे तरफ के जो लोग हैं, जैसे कि आर्टिशियंस, सर्व्स और लेबरर्स, ये जो लोग हैं ये भी बहुत हद तक परेशान हो चुके थे, जो किंग्स और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके। तो दे नॉट ओनली वांटेड टू end the exploitation of the kings and feudal lords but wanted to make fundamental changes in their society to narrow the gap between rich and poor. तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये जो किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के अत्याचार है, एक्सप्लॉयटेशन है, उससे ही सिर्फ छुटकारा नहीं पाना चाहते थे। ये कुछ फंडामेंटल चेंजेस चाहते थे हमारी सोसाइटी में, ताकि जो रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो इतना नैरो गैप है वो भर सके और लोगों को, सारे लोग हैं उनको इक्वलिटी मिल सके। Many among them even wanted to establish a republic in which people could collectively own their productive assets like land and everyone would work for a livelihood. और इसमें से कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग जो हैं, ये चाहते थे कि हमारे जो भी राज्य है उनका, वहाँ पे एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो जहाँ पे लोग एक साथ मतलब रहे, सबके पास जो है इतना मतलब ज़मीन हो कि वो अपना कमा खा सके और हर किसी को लाइवलीहुड मिल सके, जीने का आसान मिल सके, जिससे वो पैसे कमा सके और अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर सके। वी कैन सी दैट देयर वर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन द थिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास एंड पीसेंट्स एंड आर्टिसन। तो इस दोनों पैराग्राफ से हमने देखा कि जो मिडिल क्लास है वो क्या चाहते थे? वो टैक्सेस को लो करना चाहते थे। और जो आर्टिशंस और पीसेंट्स है वो क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि सबके पास जीने का जरिया हो, लाइवलीहुड हो, और जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो कम हो सके। Although both groups joined hands to defeat Charles I, the poor still had no power after the Glorious Revolution. तो दोनों जो ग्रुप्स हैं उन्होंने हाथ मिलाया और जो चार्ल्स वन है उसको
हराया, उसके बावजूद भी जो पुअर है, गरीब है, उनके पास अभी भी कोई पावर नहीं था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के आने के बाद से। टेक अ लुक एट दिस सिचुएशन illustration in a paper published in 1649, figure 8.3। तो फिगर 8.3 में न्यूज़पेपर जो है उसमें दिया हुआ है कि कैसे जो इसका इलिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। द पेपर सेज दैट पीपल ऑफ इंग्लैंड कैन नॉट बी फ्री एज लॉन्ग एज पुअर डू नॉट हैव लैंड एंड डू नॉट हैव राइट टू फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब तक जो गरीब लोग हैं उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी, खुद का कुछ काम करने का जरिया नहीं होगा, तो उसमें तो तब तक जो है इंग्लैंड जो है वो फ्री नहीं हो पाएगा। 8.3 ओके, ये फिगर 8.3 है। व्हाट एट्रोकाइट्स डू यू सी द पीसेंट्स बीइंग सब्जेक्टेड टू इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या बचाया गया, क्या जताया जा रहा है। तो इंग्लैंड इज नॉट अ फ्री पीपल till the poor have no land and have no free allowances to dig and labor the commons। तो जब तक इंग्लैंड फ्री नहीं होगा, जब तक खुद हर किसी के पास खुद की ज़मीन नहीं होगी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सके और अपने लिए कुछ खाने के लिए, कमाने के लिए जरिया बना सके। Trade and industry gained importance in new economic system emerging in England. This increased the clout of people who wanted change। अब ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ते गई न्यू इकोनॉमिक सिस्टम में जो इंग्लैंड में बन रहा था। और इससे क्या हो गया, जो ट्रेडिंग और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ने लग गई और ज़्यादा लोग जो है बदलाव की मांग करने लगे। द किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लार्ज लैंड ओनर्स इन 17th century could no longer thwart the ambitions of the emerging new social economic groups। अब ये जो किंग्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो 17th century के आते आते ये जो इमर्जिंग जो नया सोशल ग्रुप बढ़ के आ रहा था, जो ट्रेडर्स और मिडिल क्लास हैं, उनके जो एम्बिशंस है उसको अब झेल नहीं पा रहे थे, उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ड्यूरिंग दोज डेज द यूरोपियन मिडिल क्लास वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ रिनेसेंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट। और इसी समय ये जो सारे जो टर्म्स है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो रिनाइंस से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से, रिफॉर्मेशन से, एनलाइटमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। There were many political thinkers who opposed authority and rule and enthusiastically supported democracy। तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो ये अथॉरिटेरियन रूल है, अथॉरिटेरियन में जो इसमें किंग ही सुपर रहता है, सुप्रीम पावर रहता है, इसको लोग वहाँ पे अपोज करने लग गए और सपोर्ट करने लग गए, एकदम जज्बे के साथ सपोर्ट करने लग गए डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर जॉन लॉकी, born 1632 and died 1704 of England, and Jean Jacques Rousseau। जीन जैक्स रॉसस भी 1712 से डाइड 1778। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। देयर आइडियाज इंस्पायर्ड द डेमोक्रेटिक थ्रस्ट ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो इनके आइडियाज़ ने इंस्पायर किया जो डेमोक्रेटिक थ्रस्ट है अमेरिकन या फ्रेंच रेवोल्यूशन का। उसके बाद हमको थोड़ा सा देखना है जॉन लॉकी के बारे में, उसके बाद हम प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे। तो लॉकी इज काउंटेड अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसोफर्स इन द वर्ल्ड। तो लॉकी को क्या माना जाता है, सबसे मतलब जो सबसे प्रभावी जो फिलोसोफर्स हैं वर्ल्ड में, उनमें इनकी गिनती होती है। ही रोट अगेंस्ट द अथॉरिटेरिज्म एंड इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा, डेमोक्रेसी के फेवर में, और जो अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट में। He criticized the policies of Charles I and James II। तो इन्होंने आलोचना की, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना की, जो भी पॉलिसीज चार्ल्स I और जेम्स II ने बनाए थे। He fled England to live in Holland in those days, returning only after Mary II became the Queen of England in 1688। तो ये कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। He fled England, सॉरी ये इंग्लैंड से भाग के कहाँ चले गए थे, मतलब छोड़ दिया था इन्होंने इंग्लैंड, और कहाँ रहने चले गए थे, हॉलैंड में चले गए थे। और ये कब रिटर्न हुए इंग्लैंड, जब मैरी टू क्वीन बनी इंग्लैंड की 1688 में।
He helped establish the theory of social contract along with other philosophers of his age. तो इन्होंने हेल्प किया जो भी इनके साथ वाले जो फिलोसोफर थे इनके एज के, ताकि वो एक थ्योरी बना सके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, पीपल कोऑपरेट टू एस्टैब्लिश अ स्टेट विच दैट हेल्प्स देम मीट देयर लाइवलीहुड नीड्स एंड प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअल राइट। तो इस थ्योरी के अनुसार लोगों को कोऑपरेट करके चलना है एक स्टेट बनाने के लिए जो कि हेल्प कर सके उनको लाइवलीहुड नीड्स के लिए, और उनके जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके। पीपल्स राइट एंड एनलाइटमेंट आर द सुप्रीम कंसर्न ऑफ सच ए स्टेट। तो लोगों का जो राइट है, एनलाइटमेंट है, वो एक सुप्रीम कंसर्न था इस स्टेट का। The king and his minister deprive the power from people, hence they are accountable to the people. तो किंग्स और जो उनके मिनिस्टर्स थे उनको लोगों को पावर देने की ज़रूरत थी, और वो लोगों की जो बात है उसका जवाब देने के लिए वो बाध्य हैं। Locke suggested that different functions of the state be separated to protect people from authority and rule. तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, जो अलग अलग फंक्शंस हैं स्टेट के इसको सेपरेट रखा जाए ताकि जो लोगों का जो लोग हैं वो अथॉरिटी एंड रूल से क्या है बच सके। ही सजेस्टेड क्रिएटिंग 3 इंडिपेंडेंट डिविजन्स। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि 3 अलग अलग डिविजन्स होने चाहिए। सबसे पहला डिवीजन क्या होना चाहिए, जो लॉस बनाए। उसके बाद सेकंड होना चाहिए जो लॉस को इम्प्लीमेंट करवाए, और थर्ड होना चाहिए जो जस्टिस दिलाए। डिस्पेंसिंग जस्टिस मतलब अगर किसी ने चोरी की है या कुछ और क्राइम किया है तो उसको जस्टिस मिल सके। जैसे अगर मेरा कोई सामान चोरी हुआ है तो मुझे जस्टिस मिल सके, मतलब मेरे जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिल सके। इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट वुड मेक द लॉज, किंग वुड इम्प्लीमेंट देम एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वुड डिस्पेंस जस्टिस। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या है, लॉस बनाएगा, किंग उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो इस जस्टिस को डिस्पेंस करेगी। तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अभी के डेमोक्रेसी में भी होता है। दे वुड प्रिवेंट एनी वन ऑफ दीज 3 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। तो इससे क्या होगा कि कोई भी ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है, किंग है, लॉस बनाने वाला पार्लियामेंट है, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये कभी भी कोई भी एक जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगी। द फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू born 1689, died 1755, later established this idea as the theory of separate powers. तो इन्होंने क्या किया, ये जो थ्योरी है इसको क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ सेपरेट पावर। All mankind being all equal and independent, no ought to harm others in their is life, health, liberty और possession. तो ये में क्या कहा जा रहा है, हर एक जो मानव है, ऑल मैनकाइंड जो है वो इक्वल है और इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी एक दूसरे को उनकी लाइफ में, हेल्थ में, लिबर्टी में या पोजेशन में हानि नहीं पहुंचा सकता। तो व्हाट डू यू थिंक लॉके वाज ट्राइंग टू कन्वे इन हिज कोड, ट्रांसलेट इन इट इनटू द लैंग्वेज यू स्पीक एट होम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बोल रहे हैं कि किसी भी मानव को हम वो इक्वल है, हर मानव जो है वो इक्वल है, हम किसी भी मानव को क्या है उसके लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, लिबर्टी के लिए हम उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेपरेट्स द पावर ऑफ द स्टेट इनटू 3 ब्रांचेस। जैसे कि मैंने कहा कि इसी तरीके का डेमोक्रेसी आज भी फॉलो होता है। तो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होता है। हैज दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंडियन पीपल फ्रॉम डेस्पोटिक रूल? यस, इसलिए तो ये फॉलो होता है। उसके बाद ये देखिए बहुत ही हैंडसम से जीन जैकेस, ठीक है, ये पिक्चर नहीं है, ये क्या है, पोर्ट्रेट है, ठीक है, हाथ से बनाई हुई पोर्ट्रेट है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है, और पोर्ट्रेट भी कौन सी है, छपी हुई है, ऐसा लग रहा है, मतलब आप देखोगे तो मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मतलब उस समय इतनी सुंदर पेंटिंग्स कैसे बना लेते थे लोग, इतने सुंदर पोर्ट्रेट कैसे बना लेते थे। इनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बस आपको देख रहे हैं और आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये उस समय के लोगों की का टैलेंट हुआ करता था। उसके बाद रॉसेस के बारे में हमको जानना है। तो रॉसेस आउटलाइन हिज पॉलिटिकल थॉट इन 2 बुक्स। तो इन्होंने 2 बुक लिखी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 2 बुक इन्होंने लिखी। ही बिलीव दैट ह्यूमंस आर नेचुरली एथिकल एंड सेल्फ कंट्रोल व्हेन दे लिव इन सेपरेट इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो इनका ये मानना था कि ह्यूमंस जो है सारे जो है नेचुरली एथिकल होते हैं,
और सेल्फ कंट्रोल होते हैं जब वो नेचर के साथ में रहते हैं। तो रॉसस सेड देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द बिगिनिंग एंड द लैंड फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीवन। तो रॉसस ने क्या कहा कि हम जब शुरुआत में रह रहे थे, जब हम नेचर के साथ में रह रहे थे, तब कोई भी इस तरीके का कुछ मतभेद नहीं हुआ करता था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बस लोग रहते थे जमीन के साथ और फॉरेस्ट के साथ में, और ये जमीन और जो फॉरेस्ट है वो सभी को बिलोंग करती थी। People work together according to society's need and consumed what they produce. तो लोग एक साथ रहते थे, एक साथ मिलके काम लोग एक साथ रहते थे, लोग एक साथ मिलके काम करते थे, और जब भी सोसाइटी में नीड होती थी तो एक दूसरे की मदद भी करते थे, एक साथ जो भी उनको मिलता था उसको वो खाते थे, इस तरीके का जीवन जीते थे। They resolved their problems through dialogue, but with the progression of civilization, private property, division of labor and inequality became corrupting humans. तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बोलचाल से, थ्रू डायलॉग मतलब बोलचाल से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, कॉलोनी बनती गई, तो इससे क्या होते जा रहा था, सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, लेबर्स का डिविजन हुआ, और इससे जो है हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ी, उसके साथ साथ कास्ट सिस्टम बढ़ा इंडिया जैसे कंट्रीज में, और इससे जो है ह्यूमन बींग ज़्यादा करप्ट होते गए। द रिच एंड पावरफुल पीपल बिगेन टू एनस्लेव अदर्स एंड इम्पोज देयर विल ऑन देम। तो रिच और पावरफुल लोग हैं वो क्या करने लग गए, जो अपने से छोटे तबके के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको अपना गुलाम बनाने लग गए। एनस्लेव अदर्स मतलब गुलाम बनाने लग गए, उनसे अपना काम करवाने लग गए, और उसमें उनको जो है अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवाने लग गए। दे डिप्राइव्ड द पीपल ऑफ देयर फ्रीडम एंड राइट्स एंड टू परपेट द इनक्वालिटी। तो वो लोगों से जो शोषित लोग हैं उनसे उनकी फ्रीडम्स राइट्स को छीन लेते थे, परपेट मतलब छीन लेते थे इनइक्वालिटी के लिए। तो वन ऑफ द रॉसस फेमस कोट इज, तो फेमस कोट क्या है इनका, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो मैन जो है वो आज़ाद पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो चेन्स में बन जाता है, बेड़ियों में बन जाता है। He said the only solution to this plight is for the people to enter in a social contract, sacrificing the primacy of their natural desires and right to give primacy to general will. तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि लोग जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए, जिससे क्या है जो भी उनके नेचुरल डिजायर्स है उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके चले, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी थोड़ा सा राइट से, तो राइट टू गिव प्रीमेसी मतलब दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देना ताकि जनरल विल में रहे। दिस विल इज एस्टैब्लिश थ्रू कलेक्टिव डायलॉग, और ये जो विल है कैसे एस्टैब्लिश होगा, एक कलेक्टिव डायलॉग के थ्रू, और एक इस पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सो गिविंग प्रीमेसी टू जनरल विल एंश्योर्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनी पावरफुल और वेल्दी पर्सन। तो इसका मतलब यही है कि जनरल विल क्या मतलब हो रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी अदर इंडिविजुअल, कोई भी पैसे वाला जो इंसान है वो उसको अपने अधीन नहीं कर सकता, उससे अपना काम नहीं करा सकता। तो रॉसस थ्योरी फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन द कमिंग एज। तो इनकी जो थ्योरी है आगे आने वाले सालों में जो है डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की पहचान बनी। उसके बाद हमको देखना है द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो इंग्लैंड ये कब से कब हुआ, 1775 से 1783 के बीच में। तो ये किसकी पिक्चर दी गई हुई है, जॉर्ज वॉशिंगटन, नाम आपने सुना ही होगा, वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इनके नाम पे ही जो है वहाँ की पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसका नाम है। ओके, सो इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 17 एंड 18 सेंचुरी। तो इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका में कब बनाई, 17th और 18th सेंचुरी में। तो इंग्लैंड के लोग जो है वो बाहर दूसरे देशों में जो नाव है उसके थ्रू इधर उधर जाते थे, और नॉर्थ अमेरिका में जाके बस गए मतलब क्या है, कॉलोनी बना ली अपनी। कॉलोनी बनाना मतलब वहाँ गए, रहने लग गए एक जगह पे, तो ये क्या बन जाती है, कॉलोनी। तो कब गए यहाँ पे, 17 और 18 सेंचुरी में जाकर वहाँ बसने चले गए। दे वेयर स्प्रेड अक्रॉस 13 स्टेट्स। तो ये 13 स्टेट्स में जाके वहाँ बस गए। तो पीशन आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड अदर इमाइग्रेंट्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम इंग्लैंड टू सेटल इन दिस कॉलोनीज। तो ये जो पीसेंट्स हैं, किसान, आर्टिशंस लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में, इमाइग्रेटेड मतलब अपना जो राज्य है उसको छोड़ के दूसरे राज्य में जाना। तो ये इंग्लैंड को छोड़ के बहुत सारी तादाद में जो है इन कॉलोनीज में रहने के लिए चले गए। और 18th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, द इंग्लिश पार्लियामेंट पास लॉज
लॉज टू गवर्न दिस कॉलोनीज। अब 18th सेंचुरी में इंग्लिश पार्लियामेंट में क्या है, कुछ लॉज बनाए गए ताकि ये कॉलोनीज को वो अपने अधीन रख सके। बट द कॉलोनीज डिड नॉट हैव राइट टू सेंड देयर डेलीगेट्स टू द पार्लियामेंट। लेकिन देखिए पार्लियामेंट ने रूल बना दिया कि कॉलोनीज को ये अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ये जो कॉलोनीज थी इनके पास कोई राइट नहीं था कि वो अपना जो डेलीगेट मतलब उनके तरफ से बोलने वाले को पार्लियामेंट में भेजे। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द टैक्सेस इट लीव्ड फेवर्ड इंग्लिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, नॉट द पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज। अब जो लॉज जो है पार्लियामेंट ने बनाया और जो टैक्सेस उन्होंने देने के लिए बोला, ये किसको फेवर करता था, जो इंग्लिश ट्रेडर्स है और मर्चेंट्स को, जो वहाँ रहने वाले कॉलोनीज में उनको फेवर नहीं करता था। These people began protesting against this unfair treatment, coining the slogan। अब यहाँ जो कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं जो वहाँ बसने चले गए हैं वो क्या करने लग गए, वो प्रोटेस्ट करने लग गए। प्रोटेस्ट मतलब वो उसका विरोध करने लग गए, ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है भाई, वहाँ कॉलोनी में तुम रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन किसके हिसाब से है, जो इंग्लिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं उनके हिसाब से, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो क्या बोल रहे थे कि हमको अपना प्रतिनिधि भी देने भेजो पार्लियामेंट में, ताकि तुम मतलब कुछ भी अपनी मनमानी मत करो। तो नो टैक्स, वो बोले कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारा प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। द 13 कॉलोनी रेज्ड बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1744। तो जो 13 कॉलोनीज है वो मिलके एक बैनर ऑफ रिवोल्ट जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो 1744 में छेड़ दिया उन्होंने। दे ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट मीटिंग ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फिलाडेल्फिया विच इज कॉल्ड द कांग्रेस। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक जॉइंट मीटिंग बुलाई अपने रिप्रेजेंटेटिव के, कितनी कॉलोनी से, 13 कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव फिलाडेल्फिया में जाके मिले और ये क्या बनाया, एक कमिटी बनाई जिसको क्या कहा जा रहा था, कांग्रेस। द कांग्रेस पिटिशन किंग जॉर्ज III टू गिव द कॉलोनीज राइट टू मेक देयर ओन लॉज। अब जो है जो कांग्रेस है, ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, इसने किंग जॉर्ज III को क्या पिटीशन भेजा कि भाई जो कॉलोनीज है उनको खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की आज़ादी मिले। The king saw this petition as a sign of rebellion and declared war on American colonies in 1775। अब किंग को क्या लगा, भाई ये क्या हो गया है ना, ये क्या कौन सा रिबिलियन छेड़ दिया इन्होंने, क्या विरोध इन्होंने छेड़ दिया है। तो इसलिए इसको विद्रोह के तरफ मानते हुए उन्होंने क्या कर दिया, वॉर, लड़ाई छेड़ दी अमेरिकन कॉलोनीज के खिलाफ 1775 में। द पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज डिसाइडेड टू चैलेंज इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो लोग जो कॉलोनीज में रह रहे थे उन्होंने चैलेंज किया किसको, इंग्लैंड को। द कांग्रेस मेट फॉर द 3rd टाइम इन फिलाडेल्फिया एंड डिक्लेयर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड ऑन जुलाई 7, 1776। अब जो है कांग्रेस ने 3rd टाइम यहाँ पे इस जगह पे मिली और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अमेरिका से इंडिपेंडेंस इंग्लैंड से, ठीक है। उनका कोई अब रिश्ता नाता नहीं था इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड की बात नहीं मानने वाले थे। द ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन वाज, अब ऑथर कौन था इस डिक्लेरेशन का, थॉमस जेफरसन। यू कैन रीड अ पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हियर। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या बोल रहे हैं, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, है ना, हम ये सच्चाई को मानते हैं कि हम सेल्फ एविडेंट है और सारे मेंस जो है वो इक्वल हैं और ये जो गॉड है, क्रिएटर है, उनको उन्होंने राइट्स दिया हुआ है लाइफ जीने के लिए, लिबर्टी के लिए और हैप्पीनेस से रहने के लिए, और इस राइट्स को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशन की उनको ज़रूरत नहीं है। सो वेन एवर एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम डिस्ट्रक्टिव और एट दिस एंड द राइट ऑफ द पीपल जो है वो अबॉलिश हो जाते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से काम करती है तो लोगों के राइट जो है वो अबॉलिश हो जाते हैं और इससे क्या है, एक नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें जो है लोगों की अच्छी जो अथॉरिटी है वो गुड पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज के लिए, और ये डिक्लेयर किया कि जो यूनाइटेड कॉलोनीज है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, उसको इंग्लैंड की ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका won the war against England in 1781 taking help of France, ठीक है। फ्रांस का हेल्प लेते हुए अमेरिका ने, जो अमेरिका में कॉलोनीज है, वो जो जंग है, वो वॉर है, वो जीत गई इंग्लैंड के खिलाफ। कब, 1781 में। तो जॉर्ज वॉशिंगटन हु लेड द अमेरिकन आर्मी टू विक्ट्री वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो ये लड़ाई थी उसमें क्या थे, प्रेसिडेंट। उन्होंने
उन्होंने ही अमेरिकन आर्मी को गाइड देके ये जीत हासिल की थी, तो इसलिए उनको क्या इलेक्ट किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनाउंस्ड अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट दैट सेम ईयर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या अनाउंस किया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, एक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, जहाँ पे वो अपना प्रेसिडेंट जो है उन्होंने खुद चूज किया। Among the architects of Constitution was Thomas Jefferson, who was deeply influenced by the idea of Locke and Rawls. तो थॉमस जेफरसन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे, आर्किटेक्ट थे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कौन है, B.R. अम्बेडकर, वैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन थे, थॉमस जेफरसन। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किनके आइडियाज है, लॉके और रॉसस के। तो इनके एफर्ट्स है, देयर एफर्ट्स इंश्योर दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट ऑफ सिटीजन, a federal system of government which gave a lot of power to the state and separation of powers, executive, legislature, judiciary, etc. तो ये पूरा सोच समझ के जो है जो लोगों के राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स हैं, और एक फेडरल सिस्टम हो जिसमें स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स हों, और ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अलग अलग हो, तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाया गया। तो आगे जो है हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के तक हमने देख लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।